दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों ईवीएस पेडागॉजी की आज ये थ्योरी की दूसरी क्लास है। दोस्तों यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकें। तो दोस्तों आज की ये क्लास है जो कि अधिगम पर आधारित है। अधिगम का मूल्यांकन यानी कोई भी शिक्षण कार्य जब संपादित किया जाता है तो वो बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, इस चीज़ का पता लगाना अधिगम का मूल्यांकन कहलाता है। तो इसमें क्या है, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन का ही एक रूप होता है। इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चे के उपलब्धि स्तर में कितना परिवर्तन हुआ। इसके निर्धारण में अंक, ग्रेड, फीडबैक आदि पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन का ही एक रूप होता है। इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चे के उपलब्धि स्तर में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कितना पहले जान रहा था और अब कितना जान रहा है, पहले जितना जानता था उसके से कम जानने लगा है या उससे अधिक जानने लगा है। इस चीज़ का पता लगाना क्या होता है, अधिगम का मूल्यांकन होता है या अधिगम का मूल्यांकन कहा जाता है। उसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ब्लैक और विलियम्स के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन बारंबार किया जाता है, यानी बार बार किया जाता है और अध्ययन के समय उसी के साथ किया जाता है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन जो है, जब शिक्षण कार्य किसी भी क्लास में संपादित किया जा रहा होता है तो उसी समय रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जो बच्चों को उसकी फीडबैक भी उसको कहा जा सकता है कि बच्चों को जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके अगले पॉइंट में भी दिया गया है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य जो होता है उसकी फीडबैक उपलब्ध कराना होता है। क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है मुख्य कार्य, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, बच्चे की फीडबैक उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद नोट पॉइंट में दिया गया है, रचनात्मक मूल्यांकन को ही निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है क्योंकि यह उसके बहुत समीप है। क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन बार बार किया जाता है और क्लासरूम में ही किया जाता है। उसके बाद जो शिक्षण बच्चों को नहीं समझ में आता है, बच्चे उसका जब अध्यापक को बताते हैं तो क्या करता है, टीचर उसका निदान करता है, यानी उस समस्या का निदान कर देता है उसी क्लास में एट उसी टाइम। तो क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और ये क्या होता है, ये एक दूसरे के बहुत समीप है। क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है क्या होता है, शिक्षण का उसी क्लास में होता है और निदानात्मक भी उस समस्या का निदान भी या उस समस्या का जो सोल्यूशन होता है उसी क्लास में कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो यही इसीलिए ये क्या है, ये एक दूसरे के बहुत समीप है। उसके बाद प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक क्या है, परीक्षण है तथा उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक की एक कला होती है। उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक की एक कला होती है। क्योंकि बच्चे किस क्लास में हैं, कैसी शिक्षा उनको प्राप्त है, उसको कैसे प्रश्न चाहिए, बच्चे के बौद्धिक स्तर को जानकर प्रश्नों का निर्माण करना वो क्या होता है, शिक्षक की एक कला होती है। उसके बाद अगले पेज में है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। अब अच्छे प्रश्न की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहली विशेषता है प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा के बच्चों को दे दिए हल करने के लिए। ऐसा प्रश्न ना तो एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्ट किया जाता है और ना ही क्लासरूम में सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि कोई भी प्रश्न होता है किसी उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए, जिससे आप किसी भी शिक्षण कार्य करवाना चाह रहे हैं उस उद्देश्य पर कोई भी प्रश्न होना चाहिए, जिससे बच्चे अधिक ज़्यादा सीखते हैं। प्रश्न में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रश्न में जो है वस्तुनिष्ठता और व्यापकता होनी चाहिए। प्रश्न क्या होना चाहिए, ये विश्वसनीय होने चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रश्न की भाषा बच्चों के समझने योग्य होनी चाहिए। कैसे, मान लीजिए 5 क्लास का बच्चा है, आप उसको 10th क्लास की मैथ दे देते हैं तो वो सॉल्व करने में असमर्थ रहेगा। तो क्या है, प्रश्न की भाषा जो है बच्चों के समझने योग्य होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए। उसके बाद
प्रश्न का कठिनाई स्तर जो है बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 3 क्लास का बच्चा है, उसको आप 5th क्लास का कोई भी हिंदी का बुक या 8th क्लास की हिंदी की बुक नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार प्रश्नों का होता है, प्रश्न का जो कठिनाई स्तर होता है वो उसी की क्लास के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 का बच्चा है आप 5 की उसको 5 का प्रश्न हल करने के लिए देंगे तो वो नहीं कर पाएगा और उससे विचलित हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रश्न की प्रकृति लचीली होनी चाहिए। लचीली कैसी होनी चाहिए? प्रश्न की प्रकृति जो है कुछ सरल, कुछ कठिन या कुछ जो हार्ड प्रश्न होते हैं या कुछ इजी प्रश्न उसमें संकलित किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रश्न का जो है प्रश्न का रूप जो है कक्षा स्तर के अनुरूप होने चाहिए, जो हम बता चुके हैं। प्रश्न का अनुरूप यानी ये मान लीजिए 5 क्लास का या तीसरी क्लास का बच्चा है तो उसी कक्षा के अनुसार ही प्रश्नों का स्तर, कठिनाई स्तर भी उसी प्रकार होना चाहिए। प्रश्न का रूप जो है कक्षा स्तर के अनुरूप होना चाहिए। अब प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न जो है कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्नों के प्रकार, निबंधात्मक प्रश्न पहला होता है। निबंधात्मक प्रश्न, यह प्रश्न जो है मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होता है। बड़ी कक्षाओं में कैसे उपयोगी होता है दोस्तों? जैसे निबंधात्मक प्रश्न है, छोटी कक्षा में यदि दे दिया जाएगा तो छोटी कक्षा के बालक ज़्यादा हिंदी तो जानते नहीं रहते, उसको निबंधात्मक प्रश्न का मतलब है 2-4 पेज में निबंधात्मक कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखना। और वो जो अगर छोटी कक्षा में दे दिए जाएंगे तो वो क्या होता है, बालक उस प्रश्न का उत्तर लिखने में असमर्थ होंगे। तो निबंधात्मक प्रश्न क्या होता है? यह जो है मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है? कुछ हद तक प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होते हैं। यानी कुछ हद तक ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं कुछ हद तक प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटी छोटी कहानियाँ आप सुनाएं, उस कहानियों से कोई प्रश्न निकाल लिए, उसके बाद उसी प्रश्नों का उत्तर बालकों से क्लास में पूछेंगे तो वो किसी तरीके से छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये केवल एक वाक्य में हो सकता है या 2 वाक्य में हो सकता है, तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाते हैं या दे सकते हैं। फिर चित्रात्मक प्रश्न क्या होता है? चित्रात्मक प्रश्न जो, जैसे मान लीजिए बालक को आम शब्द बताना है, आम शब्द बताना है तो उसके सामने आप क्या करेंगे, आम का एक फिगर लगा देंगे जिसके माध्यम से वो पहले आम पढ़ेगा, उसके बाद आम देखेगा कि हाँ ये आम है, तो उसको कोरिलेट करके बच्चा अध्ययन करता है, तो वो बच्चे को अध्ययन करने में बहुत ही आसानी होती है। तो प्रश्न कैसा होता है? चित्रात्मक प्रश्न जो होता है प्राथमिक स्तर पर ये उपयोगी होता है। उसके बाद रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न जो होते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न प्राथमिक स्तर पर ये भी बहुत उपयोगी होते हैं। रिक्त स्थान जैसे आप छोटी कक्षाओं में देखे होंगे, यहाँ कुछ वर्ड दे दिया जाता है, यहाँ पे रिक्त स्थान खाली कर दिया जाए, फिर यहाँ लिख दिया जाता है, यानी इसमें कौन सा उपयुक्त वर्ड है आपको छांट के लिखना होता था। तो यही है रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न। फिर उसके बाद क्या है? मिलान वाले प्रश्न। मिलान वाले प्रश्न कैसे होते हैं? मिलान वाले प्रश्न कुछ शब्द इधर दिए जाते हैं, कुछ शब्द इधर दे दिए जाते हैं, इन शब्दों का आपस में मिलान करना होता है, कौन किसका अर्थ सही है या कौन किससे संबंध रखता है, ये मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं। फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं? बहुत ही विश्वसनीय होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही विश्वसनीय होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी शिक्षक इन प्रश्नों का अगर कॉपी चेक करेगा या कोई इन प्रश्नों को चेक करेगा तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप 10 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको कोई भी शिक्षक चेक करेगा आपको 10 क्वेश्चन सही ही मानेगा। इसमें टीचर की मनमानी नहीं चलती है और ये बहुत ही विश्वसनीय होता है। क्यों? अगर निबंधात्मक प्रश्न दे दिए जाते हैं, निबंधात्मक प्रश्न 4-5 पेज के होते हैं, अगर 5-6 टीचर उसको चेक करते हैं तो अपने माइंड के अनुसार अपने अनुसार वो उसमें नंबर देते हैं, तो किसी का 6 हो जाता है 10 में, किसी का 7 हो जाता है, किसी का 9 हो जाता है और किसी का 4 भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? विश्वसनीयता नहीं होती। इसमें प्रश्नों का जो आंसर होता है वो बदलता रहता है, अध्यापक के अनुरूप है। अध्यापक कैसा है, उसका माइंड कैसा काम कर रहा है, कौन सा लैंग्वेज में चेक कर रहा है, वो उसमें आंसर बदलते रहते हैं। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं उसमें विश्वसनीय होते हैं। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर चेक करेगा तो जितना क्वेश्चन सही है उसका उसी के अनुसार उसको नंबर मिलेगा। उसके बाद अगला है
ये भी एक मान लीजिए टैग वर्ड के ही रूप में है। प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियाँ बच्चे की रुचि बढ़ाने का उत्तम साधन होता है। क्या है? प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियाँ बच्चे की रुचि बढ़ाने का क्या होता है? उत्तम साधन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं कहानियाँ सुनने में बहुत ही रुचि रखते हैं। तो क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियाँ बच्चे की रुचि बढ़ाने का उत्तम साधन होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी क्लास में जाओ कहेंगे आज हम बच्चों आज क्लास में कहानी सुनाएंगे, तो बच्चे बहुत एकाग्र मन से सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियाँ जो बच्चे की रुचि बढ़ाने का जो होती है उत्तम साधन होती है। उसके बाद प्रश्न पूछना बच्चों की चिंतन कौशल एवं कल्पना कौशल को बढ़ाता है। यानी प्रश्न पूछना, यानी प्रश्न जब आप बच्चों से पूछते हैं तो उसके किस किस चीज़ में विकास होता है? चिंतन कौशल और कल्पना कौशल को क्या करता है? बढ़ाता है। यदि आप कोई भी प्रश्न पूछें तो बच्चे अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने अपने अनुसार आंसर देते हैं। तो क्या होता है? चिंतन कौशल और कल्पना कौशल को क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। उसके बाद गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के अधिगम का विस्तार करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सीटेट एग्ज़ाम में सेम इसी तरह देखने को मिलता है। बोल देगा गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसमें मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम का विस्तार करना होता है। गृह कार्य देने से बच्चे के अधिगम का विस्तार होता है। उसके बाद क्षेत्र भ्रमण बालक के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना होता है। यानी क्षेत्र भ्रमण जो होता है बालक के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना होता है तथा बालक को वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना होता है। मान लीजिए आप लाल किला के बारे में आपको इतिहास में पढ़ा रहे हैं। यदि आप क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से अगर लाल किला तक बच्चों को ले जा सकते हैं तो बच्चे उसको देखकर उसको प्रत्यक्ष रूप से देखकर बहुत ही अच्छे से उस विषय वस्तु की जानकारी को बहुत अच्छे से दिमाग लगा के उसको देखते हैं और वो हमेशा के लिए उनको लर्न हो जाता है। तो क्या होता है? क्षेत्र भ्रमण जो होता है बालक की पुस्तकीय ज्ञान है। मान लीजिए ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो पुस्तक में दिया गया है, उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना होता है तथा बालक की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद हमेशा बच्चों को उसकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य दिए जाएं। जैसे बच्चा अगर 3 क्लास का है तो उसके जैसे हमेशा बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार, जैसे कोई भी बच्चा 3 क्लास में है और वो हिंदी सही से नहीं पढ़ना चाह रहा, उसको आप अच्छे और उसी बगल में उसका एक अलग बच्चा है बहुत अच्छे से पढ़ ले रहा है, तो उसके अच्छे से पढ़ने वाले की तुलना में उसको उस तरह का प्रश्न नहीं देंगे, गृह कार्य नहीं देंगे। यदि वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य देने चाहिए। बच्चे की पूर्ण सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। बच्चे की पूर्ण सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। शिक्षण कार्य करवाने में बच्चा अगर सक्रिय सहभागिता रखता है, बच्चा एक्टिव है, तो शिक्षण कार्य बहुत अच्छे से संपादित होता है। बच्चे को समूह में परियोजना कार्य दिए जाएं। यानी बच्चे में समूह, यानी 2-4 बच्चे को इकट्ठा करा के कोई गेम के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है ना, तो उसमें जो है परियोजना कार्य दिए जाएं। उसमें जो होता है बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। फिर वही चीज़ है, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। कोई भी जब शिक्षण कार्य संपादित करवाया जाता है तो सभी बच्चे को सक्रिय होना जरूरी होता है। गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद पाठ्य पुस्तक को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में जो भी किस्से कहानियाँ दी हुई होती हैं उसको एग्जाम्पल दे के बाहरी दुनिया से उसको को रिलेट करा के समझाना चाहिए, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। फिर उसके बाद पर्यावरण एकीकृत विषय है। इसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि विषय वस्तु ली गई हैं। यानी पर्यावरण एकीकृत विषय है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, बहुत ढेर सारे विषयों का जो मेन फैक्ट निकाल करके एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया है जिसको हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगले पेज में है पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं इसके बारे में है। पर्यावरण जो है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, जबकि आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। अर्थात पर्यावरण शब्द का अर्थ है चारों ओर से घेरे हुए या चारों ओर का आवरण। इसके अंतर्गत भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक सभी प्रकार के कारण आते हैं। यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं
पर्यावरण जो है परिशब्द परिधन आवरण जो इसका संधि विच्छेद होता है। परिशब्द का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण शब्द का अर्थ होता है घेरे हुए, यानी हमको चारों ओर से जो घेरे हुए हैं वही पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद पर्यावरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका अध्ययन आवश्यक होता है। उसके बाद पर्यावरण तत्वों का अध्ययन प्राथमिक स्तर से होना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण तत्वों का अध्ययन जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल के घटक प्रमुख हैं के अध्ययन की महत्ता बढ़ती है। यानी जो होता है पर्यावरण तत्वों का अध्ययन जो है जिसके माध्यम से स्थल मंडल और वायुमंडल जो होता है प्रमुख पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं, इसी में इस चीज़ का अध्ययन पर्यावरण में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण जो होता है एकीकृत विषय होता है, यानी कई विषयों को शामिल करके जो विषय बनाया गया उसको पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण कई विषयों जैसे जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को शामिल करके बनाया गया है। इसको क्या कहते हैं, इसी संकलित सब्जेक्ट को, सभी संकलित सब्जेक्टों को क्या बोलते हैं, पर्यावरण नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद पर्यावरण के कारक, इसको हम सब कल बता चुके हैं। इसको पर्यावरण के कारक कौन कौन से होते हैं, एक होता है भौतिक कारक होता है, एक होता है जैविक कारक होता है, एक होता है क्या होता है सांस्कृतिक कारक। तो भौतिक कारक में जब हम कल आपको बताए थे ना पर्यावरण के वे तत्व जिनमें जीवन पाया जाता, सॉरी भौतिक वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे चट्टान हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा हो गई। उसके बाद जैविक, जैविक जिसमें जीवन पाया जाता है उसके जैविक कारक बोलते हैं। पर्यावरण के जैविक कारक जिनमें जीवन पाया जाता है उनको जैविक कारक बोलते हैं, जैसे पेड़ हो गया, फूल हो गया, पत्ती, जानवर, ये सब क्या हैं, पर्यावरण के जैविक कारक हैं। और सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं, जिसमें मनुष्य तथा मनुष्य की सभ्यता, समुदाय, प्रकृति से जुड़े होते हैं। ये मुख्यतः भौतिक और सामाजिक दोनों हो सकते हैं। उसके बाद ये पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी का वह विज्ञान है जिसमें जीव तथा उसके वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी शब्द बोला जाता है। उसके बाद अगला है मानव स्वास्थ्य में पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में। तो मानव स्वास्थ्य में, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का सीधा संबंध है। मानव के अनेक रोग पर्यावरण से ही फैलते हैं। ये माध्यम वायु, जल, मिट्टी हो सकते हैं तथा इन लोगों का जो होता है उपचार भी पर्यावरण से ही उपलब्ध होता है। यानी मानव के स्वास्थ्य में पर्यावरण का बहुत मतलब सीधा संबंध होता है। क्यों, अगर पर्यावरण दूषित है तो मनुष्य बीमार पड़ जाएगा, और अगर उस बीमारी को इलाज भी करवाना चाहता है तो उस बीमारी का इलाज ही उसी पर्यावरण में ही निहित होता है। यानी पर्यावरण का मानव स्वास्थ्य में बहुत ही गहरा संबंध है या सीधा संबंध है। उसके बाद पर्यावरण का जैव प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, तो पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से गहरा संबंध है। जैव प्रौद्योगिकी जो है